बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पिछले तकरीबन आज चौथा पाँचवां दिन है ईरान की और इज़राइल की जंग के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पंजाब के बजट के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, चूँकि ये जंग के हवाले से हालात कुछ इस तरह से हैं कि ये इससे सिर्फ ईरान और इज़राइल ही मुतासिर नहीं हो पा रहा। इससे जिस तरह के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिस तरह के ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। वो कहते हैं कि मुमकिन है अमेरिका इज़राइल ईरान जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि ईरान ने भी अपनी साइड से ये थ्रेट दिया है कि जो ममालिक या जो कोई भी इस सब में इज़राइल की मदद कर रहा है उनको भी इस सब में भुगतना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना इसका पड़ेगा और टफ़ टाइम उनको भी मिलेगा। तो पहले तो अमेरिका की जानब से ये कहा गया कि अमेरिका पे अटैक करने के बारे में ईरान ना सोचे और अमेरिका को टफ़ टाइम देने के बारे में भी ना सोचे, लेकिन अब बाकायदा ये स्टेटमेंट आ जाना, अगर अमेरिका इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाते हैं, तो ये जंग फिर यहाँ तक नहीं रहेगी। फिर दूसरी जानिब जो ख़तरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो चाइना के हवाले से, रशिया के हवाले से भी हैं कि वो भी मैदान में आ जाएंगे ईरान को डिफेंड करने के हवाले से। तो तीसरी जानिब जो बरतानिया है वो भी स्टेटमेंट दे चुका है कि अगर उसको इस जंग में डिफेंड करना पड़ा तो वो भी इसराइल को डिफेंड करेगा। क्या खुदा न खास्ता मामला तीसरी आलमी जंग की तरफ तो नहीं जा रहे, जो पूरे आलम को अपनी लपेट में ले रहा है? तमाम बड़ी क़ुव्वतें अगर इसमें शामिल हो जाएंगी, पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो हिमायत का ऐलान कर चुका है, साथ खड़ा है ईरान के, तो ये सारी सूरत हाल होगी क्या? इंडिया जो है कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो ईरान को बैक ना करे, वो ईरान को बैक कर, वो माज़रत के साथ इज़राइल को बैक ना करे, वो इज़राइल को बैक कर रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था तो उस वक्त इज़राइल ने बैक किया था, बल्कि उसके जो एक्सपर्ट्स थे वो भी इंडिया में मौजूद थे। तो सारी सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है, ये एस्केलेशन क्या स्प्रेड होगी खुदा न खास्ता, या इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी जानब ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू सामने आ रही है कि वो इसमें मामलात को सुलझा सकते हैं। ये जो सुलझाव की सजेशन दी जा रही है, क्या वो पाकिस्तान और भारत की तर्ज की कोई शराइत होंगी जिस पे इन दोनों ममालिक को बिठाया जा सकता है? और क्या ये मुमकिन भी है? क्योंकि ईरान की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट सुनने में आ रही है कि अगर इज़राइल ये बंद करेगा जो दहशत गर्दी वो करे, मैं तो उसको इज़राइल की खुली दहशत गर्दी ही करूँगी, जो जारियत का मुजाहरा कर रहा है। जब दिल चाहता है, जिस मुल्क पे, इस्लामी मुल्क पे उसका दिल चाहता है, वो अटैक कर देता है। उसको इतने 100 किलोमीटर दूर बैठे ईरान के जोहरी प्रोग्राम से, जो कि अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ, उससे उसको ख़तरात लाहक हैं। अब उसको ईरान के मिसाइलों से भी ख़तरात लाहक हैं, उसको हर उस मुल्क से ख़तरात लाहक हैं जिसका उसके साथ शायद कोई डायरेक्टली लेना देना ना हो, जिसके साथ उसकी डायरेक्टली कोई बाउंड्री लाइन ना हो, जिसके साथ डायरेक्टली उसकी कोई सरहद ना हो। इतने 100 किलोमीटर दूर बैठे उसको ईरान से ख़तरात लाहक हो गए हैं, और वो जब चाहता है ख़ुद तो अनाउंस्ड वो एक एटमी पावर बना हुआ है, तो दूसरे क्यों नहीं बन सकते? जब आपके पास है तो दूसरे भी तो बन सकते हैं। और हम भी एक एटमी पावर हैं, हम पाकिस्तान एक एटमी पावर हैं, मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी पावर, लेकिन हम अपने 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 आप को डिफेंड करने के लिए एटमी पावर हैं। हम किसी को थ्रेट करने के लिए या किसी पे अटैक करने के लिए नहीं है, हम पुरअमन मुल्क हैं। इस सब पे डिबेट करते हैं, सारी सूरत हाल पे डिबेट करते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका हमें सीनियर एनालिस्ट के तौर पे ज्वाइन किया है। डॉक्टर एहसन महमूद साहब हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। इकोनॉमी के हवाले से, बजट के हवाले से भी इनसे बात करेंगे और इन पे मौजूदा सियासी सूरत हाल जो इस वक्त ख़ित्ते की बने, बल्कि एक पूरी दुनिया की जो सूरत हाल, उस पर भी बात करेंगे। मियां अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया वहीद साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो सूरत हाल है, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करना चाहूँगी। ईरान इसराइल जंग आपको क्या लगता है कि कितना तूल पकड़ती नज़र आ रही है? क्योंकि अब तो सदर ट्रंप भी मैदान में आ गए ना। उनके जो सोशल मीडिया के बयान के मुताबिक दोनों ममालिक में बातचीत होनी चाहिए। अगर दोनों ममालिक में बातचीत नहीं हो पाती तो दूसरा भी उनका, सदर ट्रंप का स्टेटमेंट है कि मुमकिन है अमेरिका इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाए। कितनी ख़तरनाक सूरत हाल देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फायदा जी। पहली बात यह है कि हम की किसी बात का एतबार करना ऐसी है जैसे वन इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, और इसकी बड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन न्यूयॉर्क टाइम्स ने परसों की स्टोरी में की है जी, जिसकी हेडलाइन उन्होंने ये लगाई थी कि फॉर 150 डे ट्रम्प टॉक्स बिग अबाउट ग्लोबल डिप्लोमेसी
बट हिज ग्रेड्स आर इन टैटर्स। और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि ट्रंप जो कहता है वो उस पर खड़ा नहीं होता है, और अभी तक उसने जो भी बात की है उसका ना तो दुनिया में कोई इम्पैक्ट आया है और ना उन ममालिक इम्पैक्ट आया जिनके बारे में वो बातचीत करता रहा है। तो ट्रंप की तो आप किसी बात का जिस हद तक वो रिफ्लेक्शन नहीं होती, इंसान इस बात भी कर सकता है कि वही ट्रंप है जिसने इनिशियली कहा था कि मैं तो हमको अमेरिका जो है वो इजराइल इस जंग में शामिल नहीं है। फिर अगले दिन उसका एक रिपोर्ट आई, उसने एक इंटरव्यू दिया जहाँ उसने कहा कि मुझे तो सब कुछ पता था, मुझे तो इससे ज्यादा पता था, मुझे पता था इससे ज्यादा तबाही आने वाली है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी पावर अमेरिका, उसमें ट्रंप जैसा इंसान बैठा हो जिसको ना जबान से काबू हो ना जा उसकी कोई, तो उसके बाद से आप क्या बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे रुकते हुए ये जरूर कहिएगा कि ये जो इजराइल ने अभी तक जो कुछ किया है ये अमेरिका ने ही किया है, समझिए। इसलिए कि अमेरिका ने बहुत बड़ा धोखा दिया है दुनिया को और ईरान को कि एक तरफ से उनसे मुज़ाकरात की जो है वो डेट रखते रहे, और दूसरी तरफ नेतन्याहू ने जो 3 दिन पहले टेलीफोन उसको किया था उसमें उसको बता दिया था कि जी हमने अटैक करना है, तो उन्होंने कहा जी तुम जुमे को अटैक कर लो। जुमे को उसने काम अटैक और अटैक हो गया। और आपने देखा कि क्या मतलब दुनिया ने फिर देखा कि कितने तैयारे आए, किस तरह उन्होंने अपने जो अंदर जो मुतहद के जो इंटर कोलैबोरेटर थे उनके साथ काम करे तो उनको एक्टिवेट किया। बार वो चीज अब हो गई, उसके बाद ईरान ने रिस्पॉन्स किया और बड़ा इफेक्टिव रिस्पॉन्स किया। तो ये तो चीजें ईरान ने भी कहा है कि हम जो भी ईरान इजराइल का साथ देगा हम उसके साथ जंग करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल हो, वो ईरान करना चाहेगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। और मुझे ये भी लगता कि इमीडिएटली अमेरिका जो है वो किसी तरह जंग में कूदेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि अगर आप हमारी फैसिलिटी को अटैक करेंगे, हमारी फैसिलिटी को टच करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज है जो खतरा इसके अंदर मौजूद है, वो ये है कि इजराइल जो है अपने शायद से किसी एजेंट को लॉन्च करके जिस चीज में वो माहिर हैं, जैसे उन्होंने 9/11 में ट्विन टावर गिरवाया था, तो वो इस तरह करके कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दें और फिर वो अमेरिका को एक्सक्यूज मिल जाए और फिर वहाँ पे जंग का दायराकार, जैसे आप कह रही हैं, अमेरिका भी आ जाए तो फिर चाइना भी आ जाए तो फिर रशिया भी खड़ा हो जाए तो वो बढ़ता चला जाए। फिलहाल ये है कि ये जो स्ट्राइक हो रही हैं, और रात भी ईरान में भी बड़ी इफेक्टिव उन्होंने उनके वो जो फ्रीडम ऑफ ज़ायोन जो हिस्ट्रिया में जो हेडक्वार्टर था IDF का उसको हिट किया। फिर उन्होंने उनकी एक सिग्नल यूनिट है बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट 8200, उसको जो तमाम साइबर और ग्रेड और ड्रोन और AI इसमें काम करती है उसको हिट किया। उन्होंने मुतहद के हेडक्वार्टर को हिट किया। हाइफा में उन्होंने बड़ी इफेक्टिव जो है वो मिसाइल अटैक किया है, और जॉयल पानी को भी, हाइफा पोर्ट को भी उन्होंने अटैक किया है। और अलम अभी तक ये है कि ईरान की जो मेजर न्यूक्लियर साइट है फॉरदौब में जो न्यूक्लियर साइट है वो प्रोटेक्टेड है। IAEA कहती है जहां उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया वहां से लिमिटेड रेडिएशन हुई है। तो अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये टिट फॉर टैट पहले आप इसको, या इसराइल हमला करेगा। इसराइल ने एक्चुअली अपना जो थीसिस था वो इस चीज पे मेरा ख्याल बेस किया था, जिसकी एक रिफ्लेक्शन नेतन्याहू की तकरीर में नजर आई। तो उसने कहा कि जी हम तो जो है वो ईरान के लोगों को मौका दे रहे हैं। उसने ये समझा था कि उन्होंने जो बड़े अच्छे से अपने जो इंटरनल क्योस हो जाएगा, जिनके में जो कोलैबोरेटर मुसाद के जो लॉन्च किए हुए थे, जो वहाँ पे कुछ लोगों से इन कॉन्टैक्ट थे, और एक कहते आए एक जासूस को आज ईरान ने फांसी भी दी है, मुसाद की जासूस को मौत की सजा दी है उसको। तो वो ये समझता था कि वहाँ पे ईरान के अंदर इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और वो जो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। दूसरा उनका एक मकसद था कि न्यूक्लियर की जो बातचीत हो रही है, जो नेगोशिएशन थी, उसको डिटर करें, उसको सबोटाज वो उसने कर लिया है। लेकिन उसको ये एक्सपेक्ट नहीं थे गालबन दुनिया को कि ईरान इतना इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में आएगा और अपनी ऐसी स्ट्रेटेजी के उसने, ईरान ने बहुत बड़ा का, ईरान 2 फ्रंट पे लड़ रहा है। एक तो ईरान इंटरनल फ्रंट पे लड़ रहा है जहाँ वो इजराइल ने जो अपने जासूस मासूस जो नेटवर्क किया था उनके खिलाफ, और दूसरा वो साफ जाहिर है इजराइल को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसमें तो ये लगता है कि इमीडिएटली तो अमेरिकन किसी फैसिलिटी को ईरानियन या किसी और को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये इजराइल वर्सेस ईरान, ईरान वर्सेस इजराइल जो जंग है वो कुछ अर्से तक
जारी रहेगी। यानी कि आपके ख्याल में बरगेडे साहब ये कुछ अरसे तक जारी रहेगी। मैं आपकी जानब दोबारा आती हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं जिससे आपकी राय लेनी है, लेकिन मैं ज़रा डॉक्टर साहब से जान लूँ। डॉक्टर साहब, जैसे अभी ईरान ने इसराइल के हमायतियों को भी टफ टाइम देने की बात की है, डेफिनेटली जब आप हालत जंग में होते हैं तो जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है आपके दुश्मन को, तो आप उस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई आप उसको सपोर्ट ना करें वरना फिर आपको भी टफ टाइम दिया जा सकता है। जंग में चूंकि जब आपको रिस्पॉन्ड करने का राइट होता है तो फिर आप रिस्पॉन्ड करते भी हैं। डेफिनेटली इसराइल ने एक एस्केलेशन की, ईरान के पास हक दिफा था, उसने वो किया। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने भी इस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, जो अभी मैंने अपने इंट्रो में भी बताया। अगर वाकई में अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है और अगर अमेरिका कूदता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जानब रशिया और चाइना भी है जो ईरान के हक में खड़े हैं, वो भी कूद पड़ेंगे इस जंग में। पाकिस्तान ऑलरेडी हमायत कर चुका है। सबसे बड़ी बात, इतने सालों के बाद सऊदीया ने भी ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। ये तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं सूरत हाल जाती नजर आ रही? खुदा न खास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फ़ायज़ा, आप तीसरी आलमी जंग होती है ये नहीं होती, ये क्वेश्चन अब वैलिड नहीं रहा, इसलिए कि इससे पहले एक और सवाल है जिसका जवाब हर दुनिया का बंदा दे रहा है, और वो सवाल ये है कि क्या दुनिया को इस वक्त अमन चाहिए या जंग चाहिए। आप जितने भी सोशल मीडिया पे तबसरे उठा के देख लें, आप देख लें अखबारात के कालम देख लें, नेशनल इंटरनेशनल, आप ख़बरें देख लें, जो न्यूट्रल लोग हैं, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, वो हर तरह की जंगी महाजों की, जंगी जुनून की और कत्ल व गारत गरी की, जंगी जुराइम की, हर तरह के जंगी इक़दामात की जो है ना नफ़ी कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये नहीं होता है कि पूरी दुनिया आपकी इन इक़दामात की मुखालफत करती चली जा रही हो, लेकिन आप बतौर हुक्मरान या बतौर एक जो है ना एक खुद ब खुद जो सू मोटो लीडर बने होते हैं, आप कहने जी मैं जंग करके ही रहूंगा। हुआ वैसे यही है इसराइल में, तो यही है, ईरान वो भी यही कर रहा है, अमेरिका भी यही कर रहा है। इसराइल ने जो किया है ना, आप इसमें असल इसका पस मंजर देखें ना, ये आज 2025 ना देखिए आप 1920 में चले जाएं। 1920 से लेके जब ये खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और जब अरब ममालिक जो हैं वो उसमें से निकल गए मुसलमानों की यकजहती से, जब फ्रांस समेत यूरोपियन सारे ममालिक जो है निकल गए, इधर से रशिया सारा निकल गया, फारस सारा निकल गया, ये सारा खिलाफत उस्मानिया के नीचे 40 से ज़्यादा मुल्क थे उस वक्त, वो सारे निकल गए। तो फिर उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक ही चीज़ की। उस वक्त इसराइल की पोजीशन पता क्या थी यहूदियों की? भीख मांगने वाली, तरले मिन्नत करने वाली। वो कह रहे थे हमें 1 इंच टुकड़ा दे दे जमीन का। हॉलोकॉस्ट के बाद क्या हुआ? मिन्नतें कर रहे थे। होलोकॉस्ट का लफ्ज बोलना उनके नजदीक मजहबी और समाजी और अखलाकी तौर पर जुर्म बना हुआ उनके लिए। तो अब वो उन्होंने क्या इसके लिए कोई एक दिन में किया? उन्होंने इसके लिए पूरी प्लानिंग की, इसके लिए पूरा अंडरस्टूड सी नजर आती है ना, पूरी प्लानिंग है। ये जो वॉर है ये भी तो अचानक से नहीं हो गई, इसकी भी पूरी प्लानिंग की हुई है। फायदा ये अचानक क्या? आप देखें कमबख्ती आई हुई है मुसलमान ममालिक की, कमबख्ती आई हुई है उन मुस्लिम लीडर्स की। शाह फैसल को कत्ल करवाया गया, मुसलमानों की अपनी वजह से आई हुई है, मुआज़रत के साथ। ये क्यों नहीं यूनिटी का मुजाहिरा करते? इकट्ठे हो जाए ना, तोड़ दे मुंह इसराइल का। मजाल है कि 57 इस्लामी ममालिक है, अगर इकट्ठा जवाब दे दे तो कैसे इसराइल किसी नए मुल्क पे अटैक करेगा? यूनिटी नहीं है, नहीं दे सकते। उसकी वजह सुन ले। हाँ, यही तो मसला है, यही हमारे आज के तालिब इल्म को भी पता होना चाहिए, आज के नौजवान को भी पता होना चाहिए। हम यूनिटी कर रहे हैं, वो देखें कि खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा क्यों गया? ये यूनिटी खत्म करने के लिए। और जब उसे महज तोड़ा, एक सल्तनत को नहीं तोड़ा गया था, एक खानदान से, खानदान उस्मानिया से सल्तनत नहीं ली गई थी। वो आगे बाकायदा यहूदो नसारा की 400 साल उनकी स्टडी थी ईसाइयों की इसके बारे में कि कैसे ये मुसलमान जो है ना ये इस दुनिया पर हुकूमत करने में कामयाब हो रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे, यूनिटी ना हो तो क्या फिर ऐसे ही एक के बाद एक अपनी बारी का इंतजार करते रहें? क्या करें फिर? बिल्कुल बारी का इंतजार किया गया। आप ना जाए पीछे, सिर्फ 30 साल का देख ले पीछे क्या हुआ। कर्नल कजाफी के साथ क्या हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, मैं तो अभी की बात सदर सद्दाम के साथ क्या हुआ। हिस्ट्री डॉक्टर साहब सबको पता है, मैं अभी की बात कर रही हूँ। अभी क्या करना चाहिए मुस्लिम ममालिक को, आप ये बता दें। फिर अभी तो अगर यूनिटी नहीं है तो फिर क्या करना है? अभी तो एक ही हल है कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो देखें कि वो अपना अलहदा मुल्क होने के बावजूद अपनी खुद मुख्तारी को कैसे बहाल कर सकते हैं। देखें कोई आप ये ना सजेशन देना, अगर इकट्ठे होके मुत्तहिद होके यूनिटी के साथ नहीं चलना तो कैसे चलना है ये बता दें। ये मैं आपको सजेशन ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त एक ही चीज हो सकती है दुनिया में
ये कभी नहीं हो सकता कि सारे मुमालिक दोबारा किसी तरह इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो OIC का हो चाहे कुछ भी, बहुत सारे तजर्बात हो चुके हैं। हल इसका एक ही है कि जो भी मुसलमान मुल्क है वो अपने लिए स्टैंड ले। देखें ईरान का कसूर, सबसे बड़ा कसूर जो है ना उसका इनकलाब ईरान है। वो जो रजीम चेंज हुई थी, वो जो उस वक्त जो है ना रजा शाह पहलवी जो है उसको उन्होंने उड़ा के वहां से हटा के, तो जो आयतुल्लाह खमीनी जब तशरीफ ले आए थे 40 साल गुजर गए हैं, पाबंदियां लगी, इक्तसादी पाबंदियां लगी, ताल्लुकात में पाबंदियां लगी, पेट्रोल नहीं बेच सकते थे, गैस नहीं दे सकते थे, पाकिस्तान को पेट्रोल नहीं बेच सकते थे। तो आप बल्कि अभी मैं खबर सुन रहा था, मैं आप सिर्फ नाज़रीन को बताना चाह रहा हूं कि ये अभी आज मुझे थोड़ी देर पहले पता लगा है कोयटा में 70% पेट्रोल पंप भी बंद हो गए होंगे, वो बॉर्डर क्लोज है तो पेट्रोल ही नहीं आ रहा। तो पेट्रोल जो है वो इस तरह वो दे ही नहीं सकता किसी को, वो ना वो किसी को बेच सकता है, ना हम उसके करीबी बिल्कुल होने के लिए जो सबसे करीब हमसाये उससे ले सकते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सर्वाइव की और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, इसके बावजूद कि उनकी कई अपने मुल्क में कई मुखालफतें, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते रहे। मियाँ साहब से जान लेते हैं। मियाँ साहब मुझे ये बता दें कि ठीक है, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते रहें, क्या एक के बाद एक अपनी बारी का इंतजार करते रहें? एक तरफ भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है, उस वक्त अगर तमाम जो पाकिस्तान की हिमायतें थी अगर वो ना होती, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक जो खड़े ना होते, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था ना, आज भारत को क्या है, भारत को इस वक्त सुक्की है, भारत को शिकस्त का सामना है, किसी ने उसकी बात नहीं मानी थी। सबसे बड़ी सफारती सतह पे आपकी कामयाबी होती है कि आपके ममालिक आपके साथ खड़े हों। ये सबसे, आपकी जंग में कूदे ना कूदे, आपके साथ खड़े हो, आपके साथ स्टैंड कर जाए, ये यूनिटी की ही एक एग्जांपल होती है। आप उसको जिस भी नज़र से देख लें। अभी इस्लामी ममालिक का एक बाय एक, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करें, क्या करें, क्या करना क्या चाहिए इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल ने और उसका जवाब जो जिस तरह से जिस अंदाज से दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई मुअस्सर तरीन ये जवाब था जो ईरान ने दिया है उसको, और ये पूरी दुनिया ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि ये जिस तरह से बड़ा स्ट्रांगली जवाब दिया जी, बहुत इंतहाई स्ट्रांगली उन्होंने जवाब दिया। हालांकि ईरान के मिसाइल्स को जितनी मुश्किलात का सामना है इजराइल पहुंचने में, उसके बावजूद उसने वहां पे जाके अटैक किया और वहां पे जाके डेंट डाला, बड़ी कामयाबी है ईरान। और ये बिलाशुबा, और ये मैं समझता हूँ कि ये कौमों का यही वतीरा होता है, जब कौम होती है तो फिर वो एक हौसले के साथ इतना बड़ा नुकसान उठा के, और अमेरिका की देखें कि इस जवाब से पहले अमेरिका और जवाब के बाद अमेरिका, जवाब से पहले इसराइल और जवाब के बाद इसराइल, और मुस्लिम उम्मा का पूरी का आप देखें कि इस जवाब से पहले उनका क्या रवैया था और जवाब के बाद आप उनको देखें तो वो एक बड़ा एक फर्क नजर आता है आपको। और उसमें ये जो मुसलमान ममालिक हमारे जितने हैं, हर वर्ड जो है उसके अंदर एक हौसला दिया है ईरान ने कि देखें इस तरह से मैं इसका जवाब दे सकता हूं और इतना स्ट्रांगली इसका जवाब मैं दे सकता हूं, तो फिर ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि ये कौमों का ईरान ने, मियां साहब आपको याद हो इससे पहले भी फलस्तीन की दफा भी ईरान ने इजराइल को टफ टाइम दिया था, और इससे चूंकि ये सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी बुनियाद भी पाकिस्तान ने रखी, और जिस तरह से आपने एज ए कौम बिहेव किया है, और मैं समझता हूं कि मुझे तो ये 60-70 साल की जितनी मेरी एज है, मैंने इसमें देखा नहीं है कि कोई इस तरह से कभी कौम ने आपको और इतनी यूनाइट होके, और जिस तरह से तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और ये एक पेज पे थे सारे, और उसके बाद फिर ये देखे कि जिस तरह से अल्लाह पाक ने आपकी मदद आपको की, और जिस तरह से आपका फौज के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है जो आपका नजर आया, जिस तरह से उन्होंने ये किया, काम किया, ईरान को हौसला था इससे, और उसने ईरान ने इससे भी बड़ा उसको मिला है, तकवीयत मिली बड़ी उसको कि भी मैंने भी जवाब, और बिल्कुल सेम उसी तरह ये मैं समझता हूँ ये रिपीट हो रहा था जो है उसको, और जिस तरह से जी बिल्कुल सेम कॉपी वहां पे जाके उसी तरह उसी मॉडल को ना, तो ईरान के लिए ये बड़ा था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले अटैक भी पाकिस्तान के ऊपर हुआ, इंडिया ने किया, और फिर जिस तरह से इंडिया को सुबकी उठाना पड़ी और आज तक उठाना पड़ रही है, और इसी तरह से ईरान ने जो किया है, और इसी तरह अब इसराइल को, और इसराइल ने ये सोच रखा था कि ये ईरान तो मैं जब इनको इस तरह से हिट करूंगा, इनके जर्नैल जो फौज साहब की जो है वो सारी मैं बर्बादी कर दूंगा और उनको शहीद कर दूंगा, और कौम का जो है मोराल डाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी, और फिर
अंदर से उन्होंने सोचा था, अंदर से एक आवाज उठेगी और फिर हम इसको रजीम चेंज कर देंगे, और ये उन्होंने एक प्लान था, लेकिन ये अल्लाह को कुछ और मंजूर था। अब ये कौमों का जो मजाज होता है, फिर वो उन्होंने फिर जो जिस तरह से इसका जवाब दिया है, इजराइल का जो भी प्लान है मियां साहब, मैं मानती हूं कि ईरान ने जिस तरह से कुव्वत का मुजाहिरा किया, जिस तरह से यूनिटी का मुजाहिरा किया, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग होकर दिखाया है, सारी क़यादत उनके एकदम शहादत के दर्जे पे फाइज हो गई, लेकिन उन्होंने नई क़यादत खड़ी कर दी, मुंह तोड़ जवाब दिया। जी, बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये देखें, ये जब कौमें ऐसा करती हैं तो फिर आप ये देखें ना कि उसकी क्या फिर आपके पास अब पूरी दुनिया में अमेरिका का आज देखें ना, अमेरिका क्या उस वक्त क्या कह रहा था कि ये इससे भी सख्त जवाब आ सकता है आपको, और अब क्या कहता है कि अब मैं इनके जो है इनके दरमियान में मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा। अब ये है पूरी दुनिया। अब ये देखें कि इससे पहले मुस्लिम वर्ल्ड भी जो है आपके साथ वो किस तरह से आपके साथ थी, अब जो है आवाजें निकलनी शुरू हो गई। अब जो इसराइल का जो हवा था ना, वो जो इसराइल का हवा था ना, वो आपने उसके उस गुब्बारे में से आपने हवा निकाल दिया। तो ये एक, और इसराइल को कभी भी इस तरह से कभी भी इसराइल के अंदर इतनी सजा कभी आज तक उसे मिली नहीं जो अभी तक मिली। उनके लोगों ने हमेशा वहां से मिसाइल जाते देखे। और ये जो मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ, मियां साहब आप बिल्कुल कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सी चीज थी, लेकिन ईरान ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। ब्रिगेडियर साहब, सर मुसलमान ममालिक के बहुत तेजी के साथ अभी हम जो देख रहे हैं आपस में रवाबित जो किए जा रहे हैं, दीगर ममालिक के साथ भी मुस्लिम ममालिक आपस में राब्ते कर रहे हैं ईरान इसराइल जंग को लेकर। जो सूरत हाल गजा की थी वहाँ पे मुस्लिम ब्लॉक इकट्ठा नहीं हो सका था, लेकिन अब ईरान की दफ़ा वो सूरत हाल हमें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन गई है कि अमन के लिए मुस्लिम ब्लॉक को इकट्ठा हो जाना चाहिए, और क्या मुस्लिम ब्लॉक इकट्ठा हो भी सकता है? नहीं, ये अमन के लिए इकट्ठा होने की बात नहीं है। असल में जो गाजा था ना, उसमें आग जो है वो मुस्लिम ममालिक जितने भी मिडल ईस्ट के ममालिक है ना, उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची थी, वो गाजा तक ही महदूद थी। वहाँ पे फलस्तीनी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे, और अगर कोई लड़ रहा था तो उससे तो हमास लड़ रही थी, हिजबुल्लाह लड़ रही थी, या वो क्रेडिट गोज टू यमनी होती जिन्होंने पूरे का पूरा समंदर ब्लॉक किया, इजराइल की कंसाइनमेंट ली, ये लोग लड़ रहे थे। और साफ जाहिर है इनको पीछे से जो वेपन सप्लाई थी या जो चीजें वो मिल रही थी, वो या ईरान दे रहा था या रशिया दे रहा था। रशिया भी ईरान के थ्रू उन चीजों को जो है वो डिलीवरेंस उसकी इंश्योर कर रहा था। तो उस वक्त तक आग सिर्फ गजा में लगी थी और आज भी लगी है। अब आग पहुंच गई है हर मुल्क की सरहद के ऊपर। जब ईरान पे हमला हो गया है ना, तो आप देखिए एक तरफ कैस्पियन सी है और एक तरफ पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के साथ जितने ममालिक है और कैस्पियन सी के साथ जितने ममालिक है, दरमियान में यहाँ पे ईरान आता है। और जिस तरह इजराइल ने अपने बारहा अपने अज़ाइम का इजहार किया है, उसमें इस वक्त अगर तमाम मुसलमान ममालिक ने इस खतरे को रियलाइज न किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि ये एक ट्रेलर है, आप इंडिया के अटैक को और इजराइल के अटैक को इनको डिटैच करके ना देखें, इसको एक कैनोपी के अंदर, एक फाइल के अंदर, एक डोजियर के अंदर रख के देखिए। क्योंकि इंडिया का और इजराइल का जो दरमियान में अपना कोऑपरेशन चल रही थी, और जिस तरह नेतन्याहू और जितना इजरायली जो जितने कंसल्टेंट थे और जितने एडवाइजर थे, वो श्रीनगर में भी मौजूद थे, दिल्ली में मौजूद थे, और 10 एडवाइजर्स की एक टीम जो थी वो नदरन कमांड का जो हेडक्वार्टर है अपना नगरोटा में, वहां वो बैठे हुए थे और वो डिवाइस कर रहे थे प्लान को कि इंडिया ने किस तरह पाकिस्तान को, और उसको पैम्पर कर रहे थे। अब इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, तो दो तरफ से दो सहूनी ताकत या हिंदुत्व, और ये ज़ियोनिस्ट का एक रजीम है जिसके अंदर हिंदुत्व शामिल हो गई, और ज़ियोनिज्म तमाम दहशतगर्दी पर बिलीव करता है और मुसलमानों की एलिमिनेशन पर बिलीव करता है। तो अब इस वक्त भी अगर लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि कल को अमेरिका भी और इजराइल भी और वेस्टर्न कंट्रीज को, आपको पता है बरतानिया ने कह दिया हम खड़े हुए इजराइल के पीछे, तो अपने अपने मुल्क को बचाने के लिए इस वक्त एक ऐसे कंसेंसस की जरूरत है जिसके जरिए मुसलमान एक यूनाइटेड फ्रंट पेश कर सके। और याद रखिएगा कि इस टाइम फ्रेम वर्क में जब ईरान ने रिस्पॉन्स किया है, उस वक्त चाइना और रशिया भी उस पॉलिसी के खिलाफ खड़े हुए। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है,
और आज अमेरिका ने यूक्रेन से तमाम का तमाम बहुत बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम अपना जो है वो मिडल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया है। यानी ये अमेरिका कॉन्स्टेंटली इसराइल की मुख्तलिफ तरीकों से मदद के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो भी रियलाइजेशन, जैसे इराक में आज सदरन इराक में मसालिया के प्रोविंस में जो है वो अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अमरीकन अड्डे यहाँ से निकालो। बगदाद में लोग सड़कों पर निकले और कह रहे हैं अमेरिकन एम्बेसी को यहाँ बंद करो। इराक जिसके ऊपर अमरीका ने इतनी तबाही लेके आया था। तो बात यह इस वक्त तमाम इस वक्त की जरूरत हर मुल्क की अपनी सर्वाइवल है और अपनी हर मुल्क अपनी सर्वाइवल एक तो अपने तरीक़ाकार से और दूसरे एक यूनाइटेड फ्रंट के जरिए एक ब्लॉक के जरिए इंश्योर कर सकता है। क्योंकि इराक तो आपको ईरान तो आपको पता है उससे बड़ी जलील कमीनी कुत्ती और इस किस्म का नेतन्याहू जैसा मतलब 2 नंबर आदमी नेतन्याहू जैसा फ्रॉड जो है वो तो पूरी दुनिया में आपको नजर नहीं आएगा। वो जेनोसाइड जो हो रहा है गजा में, ही इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल। उसको आईसीजे ने कहा है कि इंटरनेट ये जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, ये वॉर क्राइम्स का क्रिमिनल है। लेकिन उस वॉर क्राइम के क्रिमिनल से उस वॉर क्राइम से कन्विक्ट से अपना ट्रम्प मिलता है। तो अगर ट्रम्प उससे मिले तो ट्रम्प भी वॉर क्राइम का क्रिमिनल हो गया है। वो क्योंकि क्रिमिनल ही क्रिमिनल से मिलकर उसको पैट ऑन द बैक कर सकता है। तो ये जो क्रिमिनल्स का जो एक नेक्सस है और जो ये जेनोसाइडल गवर्नमेंट का जो रखा है इजराइल जो है वो दुनिया का जलील तरीन मुल्क है। उसके अंदर ना डेमोक्रेसी है ना कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। वो सिर्फ एक चीज को, जिस तरह ईरान जो इंडिया जो है पाकिस्तान बैशिंग पे चलता है, तो नेतन्याहू जो है वो ओवरऑल मुस्लिम बैशिंग पे चलता है। ये कोई हुकूमतों का करेक्टर होता है। हुकूमतों के अंदर कोई मोरालिटी होती है, कोई लीगैलिटी कुछ थोड़ी सी होती है। लेकिन ये इजराइल की जो इलीगल चाइल्ड है दुनिया का, जो इलेजिटिमेट हुकूमत है, जो गैर इखलाकी हुकूमत है, जिसका लीडर सबसे बड़ा दुनिया का जलील तरीन और कमीना तरीन आदमी है, वो अब तमाम इस्लाम ममालिक के डोर स्टेप पे आते हैं। तो इस वक्त भी अगर इस वक्त अपनी सर्वाइवल के लिए भी अगर मुसलमान ममालिक खड़े ना हुए, मिडल ईस्टर्न कंट्री, तो याद रखिएगा ये जो वीजा फ्री सर्विस शुरू की है ना यहूदियों के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने, और ये जो जफ्फे मार रहे हैं, ये काम नहीं आएंगे। क्योंकि आप हमारा मजहब भी हमें ये तालीम देता है और इवन कुरान पाक भी ये बड़ा क्लैरिटी से कहा गया आयात पे कि इजराइलियों यहूदियों को से अपने राज शेयर न करो, यहूदियों को अपना दोस्त ना बनाओ, वो कभी आपके दोस्त हो नहीं सकते। वो हमेशा स्ट्राइक बैक करेंगे, मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करें। तो इस वक्त जो है अमन की बात नहीं, बल्कि हर मुल्क की, मेरी नजर में हर मुल्क की सर्वाइवल की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हर मुल्क करने की बात, बिल्कुल हर मुल्क की सर्वाइवल की बात है। और वैसे ना से लेकिन अपने अपने सर्वाइवल के लिए सही इकट्ठे हो जाइए और इसराइल को जो है उसको मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए। वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, वरना एक करके आपको अपनी बारी का तमाम मुस्लिम ममालिक को इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए इकट्ठे हो जाइए, अपने सर्वाइवल के लिए इकट्ठे हो जाइए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मज़ीद सूरत हाल क्या, आपको क्या लगता है कि अगला निशाना इसराइल का, जैसे बातों बातों में एटमी पार्ट के बारे में वो बात कर रहा है, तो कौन सा हो सकता है मुल्क? इस पर मज़ीद डिबेट करेंगे एक ब्रेक के बाद।